चलो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। देखिए ये जो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर अपना था जो आपके आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी अपन ने देखा। वो सारी चीज़ें अपन ने अच्छे से क्लियर कर ली हैं। किसी बच्चे को डाउट हो तो ये पीपीटीज आप लोगों को वहाँ पे क्लास मटेरियल्स के फोल्डर में आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और वीडियो आप लोग अपने हिसाब से डाउनलोड करते हो तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। 21 डेज के बाद में यहाँ से डिलीट हो जाएगा वीडियो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो तुम देख लो, डाउनलोड कर लिया करो वीडियो को। या तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है इसका, यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है जो है डेटा फ्रेम। इससे मतलब मेनली सीरीज से मेनली 5 से 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इससे मेनली 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम वाला टॉपिक सीरीज वाले टॉपिक से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आसान रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीरीज ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है। सीरीज ऑब्जेक्ट जिसको अच्छे से समझ में आ गया उसको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जिनको सीरीज नहीं समझ में आया वो सीरीज के ऊपर थोड़ा एफर्ट करें घर पे, ठीक है। क्लास वापस से देखें या जो भी करें आप लोग, ठीक है, अपने लेवल पे थोड़ा एफर्ट करें। अब देखिए डेटा फ्रेम की डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही बताई हुई है। वैसे डेटा फ्रेम क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? ये किसका माइक ऑन है? पहले माइक ऑफ कर लो, किसी बच्चे का माइक ऑन है। हाँ बताओ भाई, डेटा फ्रेम की डेफिनेशन बताओ, कौन बच्चा बताएगा? इंट्रोडक्शन टू पंडाज में मैंने बताया था डेटा फ्रेम के बारे में भी, सीरीज के बारे में, तो बताओ डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम डायमेंशनल होता है। डेटा फ्रेम सर 2 डायमेंशनल होता है सर। हाँ 2 सर डायमेंशनल होता है। टेबुलर स्प्रेडशीट की तरह से। हाँ स्प्रेडशीट की तरह होता है, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है आपके सामने, ये जो देख के भी बोल सकते हो, इट इज़ ए 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट और टेबल की तरह ये दिखता है। दैट इज एक्चुअली 2D लेबल्ड अरे, 2D लेबल्ड अरे है ये, ठीक है। सीरीज क्या होता था, 1 डायमेंशनल होता था, और वो जो लेबल थी सीरीज में वो इंडेक्स जो होता है वो आपका इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू लेकिन सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। टू जो पांडाज का डेटा फ्रेम है, इसमें भी आप लोगों का लेबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ 0 है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 लेबल होंगे। सीरीज के अंदर एक ही लेबल हुआ करता था, ओनली लेफ्ट साइड में जो दिखता था इंडेक्स वही हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 2 लेबल देखने को मिलेंगे। एक तो सीरीज का ये क्या नाम है, देखो टेबुलर फॉर्मेट होता है तो उसमें 2 चीज़ होती हैं, एक तो रो होता है और एक होता है कॉलम। तो रो तो इसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट रो है, ये जैसे सेकंड रो है, ये जैसे थर्ड रो है, ये जैसे फोर्थ रो है, ये जैसे फिफ्थ रो है। तो ये 5 रो हो गई। और ये जैसे कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम बोलेंगे इसको, इसको सेकंड कॉलम बोलेंगे, इसको थर्ड कॉलम बोलेंगे, इसको फोर्थ कॉलम बोलेंगे और इसको फिफ्थ कॉलम बोलेंगे। तो हर एक कॉलम का लेबल होता है, हर एक रो का भी लेबल होता है। तो ये रो और कॉलम का एक मैट्रिक्स होता है, इस तरीके से आप कह सकते हो। इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होता है। ये मैट्रिक्स से भी रो और कॉलम के फॉर्मेट में जब अपन डेटा को अरेंज कर देते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सेम वे में ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है। इट इज ए 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी अरेंज द डेटा इन कॉलम एंड रोज फॉर्मेट। रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। हर एक रो का भी एक नंबर होता है, रोज का नंबर होता है, उसको अपन रो इंडेक्स बोलते हैं, जिसको अपन रो इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, रो का जो नंबर होता है। और जो कॉलम का जो नंबर होता है उसको अपन कॉलम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 होता है इंडेक्स नंबर। यदि आप चेंज करना चाहो तो जैसे आप लोग सीरीज में चेंज करते थे इंडेक्स इक्वल्स टू पास करके, वैसे ही यहाँ भी आप लोग जब डेटा फ्रेम बनाना सीखोगे तब इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, बी सी डी ई, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू, इस तरीके से लिख सकते हो कोई भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के बेनिफिट रहेगा। ये लेबल्ड
जो रो है और वो लेबल्ड ही इसका कॉलम होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग 0 1 2 3 बाई डिफॉल्ट रहता है इंडेक्स नंबर। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ये एक लेबल्ड एरे होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं एक 2 डायमेंशनल डेटा। इसकी डेफिनेशन आती है कई बार डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसकी आती है कई बार 1 या 2 मार्क की, सीरीज की भी आती है कई बार डेटा फ्रेम की आ जाती है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है बाई हार्ट। ये किसका माइक ऑन है? माइक म्यूट करो, किसका भी माइक ऑन है? माइक जिसके बच्चे का ऑन है वो म्यूट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, रो के फॉर्मेट में और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो इसको अपन 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में कैसे बात करेंगे, इस तरीके से हो गया। जैसे ये इसका इंडेक्स है, ये कॉलम का नाम है नेम, ये जैसे क्लास, ये जैसे एज, ठीक है, इस तरीके से। जैसे नेम है ABCDEF, और जैसे क्लास है 12 10 12, एज है जैसे 14 15 14, इस तरीके से लेट्स सपोज, ठीक है। इधर जैसे आप लोगों ने लिख दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये एक डेटा फ्रेम ही है। इस तरीके से आप देखिए ये MySQL का जो टेबल होता है ना, वो भी एक डेटा फ्रेम की तरह ही काम करता है। यहाँ पे मतलब टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मतलब डेटा फ्रेम है, क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है। MySQL के अंदर जो टेबल बनाते हो आप लोग, लास्ट ईयर MySQL पढ़ने पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसे ही टेबल बना करती थी, आप लोगों को याद हो तो उसमें भी आप लोगों का ये जो क्या नाम है टेबल हुआ करता था, वो भी 2 डायमेंशनल होता था। उसमें क्या होता था, इनको अपन सॉरी इनको अपन क्या बोला करते थे, कॉलम्स बोला करते थे। याद है किसी बच्चे को इनको क्या बोलते थे, कॉलम्स। ये एक फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है MySQL में। तो यहाँ पे भी इसको कॉलम्स ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉलम है, ये कॉलम की वैल्यूज है, ये इस कॉलम की वैल्यूज है नेम कॉलम की, ये क्लास कॉलम की वैल्यूज हैं, ये जो दिख रही हैं, ये एज कॉलम की वैल्यूज हैं। और इनको अपन क्या बोलते थे MySQL में, रो बोलते थे। ये 1 2 3 इनको क्या बोलते थे, रोज बोलते थे MySQL के अंदर, आप लोगों को याद हो तो। और क्या नाम से बोलते थे कॉलम्स को MySQL में, और क्या बोलते थे बताओ, देखो कोई बच्चा बता सकता है क्या? एट्रीब्यूट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जिस बच्चे ने बताया वेरी गुड। और रोज को क्या बोलते थे, टी से स्टार्ट होता था नाम, बताओ। पता है कि किसको रोज को भी बोलते थे अपन, कोई नाम टी से स्टार्ट होता था, हिंट दिया है मैंने। फिर यू आता था, फिर पी आता था, आप बताइए। टपल। हाँ टप्पल, टप्पल बोलते थे रोज को अपन MySQL के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये 12 क्लास में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टप्पल और एट्रीब्यूट यहाँ नहीं बोलना है आप लोगों को, ये क्योंकि डेटा फ्रेम है, ठीक है, पाइथन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ आपको रोज एंड कॉलम्स भी बोलना है इनको, ठीक है। टप्पल्स और एट्रीब्यूट्स कहाँ पे बोला जाता है इनको, MySQL में। वही चीज़ है लेकिन बस नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो रो लेबल है, इसको अपन रो इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं कई बार रो लेबल बोलूंगा, ठीक है, कई बार मैं इसको रो इंडेक्स बोलूंगा, तो ये सेम ही चीज़ आप ऐसे मान के चलना, ठीक है। तो इसको मैं कई बार कॉलम लेबल बोलूंगा, ये जो है नेम क्लास एज, इसको मैं कई बार क्या बोलूंगा, कॉलम लेबल बोलूंगा, और कई बार इनको मैं कॉलम इंडेक्स बोलूंगा। तो ये सेम ही चीज़ है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है, कॉलम लेबल या फिर कॉलम इंडेक्स। अब इसमें मैंने जब डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन दिया था, पांडाज का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 होता है। यहाँ पे अब 1 2 3 नेम क्लास एज नहीं होगा, यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट क्या होगा,
0 1 2 3 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये अपन बाद में चेंज करते हैं, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में अपन ने चेंज किया था ना इंडेक्स पास करके, वैसे ही अपन इनको चेंज करते हैं नेम क्लास एज को, ठीक है। 0 1 2 को बाय डिफॉल्ट 0 1 2, कुछ भी आप कॉलम इंडेक्स नहीं पास करोगे तो यहाँ 0 1 2 आएगा, कुछ भी रो इंडेक्स पास नहीं करोगे तो यहाँ 0 1 2 आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ये फैसिलिटी रहेगी, ठीक है। जब डेटा फ्रेम बनाने का कोड देखेंगे तब आपको बताऊंगा मैं, जैसे सीरीज बनाने वाले कोड में अपन इंडेक्स पास करके अपन इनको चेंज करते थे, सेम वे में यहाँ पे भी आप लोग इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाद में बताएंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ, लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 0 1 2 3 4 है, ठीक है। ये क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम लेबल, लेबल भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में या कई बार क्वेश्चन में लेबल दिया हुआ होता है, कई बार बुक्स में या फिर क्वेश्चन में यहाँ पे इंडेक्स दिया होता है। ये क्या होता है, रो लेबल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रो लेबल, या फिर रो इंडेक्स भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती थी, तब आप लोग क्या लिखते थे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम और फिर उसका इंडेक्स नंबर लिखते थे, स्ट्रिंग होता था तब, ठीक है, सिंगल कोट्स में, या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम और यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से लिखा करते थे। सेम वे में यहाँ पे यदि मान लो इसमें एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जैसे 10 है, यहाँ 12 है, 3 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे जैसे 30 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, यहाँ पे 40 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, यहाँ पे लेट्स सपोज 50 है, 52 है, 53, 54 एंड 55, इस तरीके से वैल्यू है। तो जैसे मेरे को ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इसका क्या देखना पड़ता है, मेरे को इसमें दो कॉम्बिनेशन पास करना पड़ता है, एक रो का नंबर और एक कॉलम का नंबर। तो जैसे इस वैल्यू को एक्सेस करना है, लेट्स सपोज इस डेटा फ्रेम का नाम df है, तो मेरे को ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, df 1,1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, 1,1 लिख सकता हूँ, या फिर df 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 1, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है रो नंबर और उसके बाद में होता है कॉलम नंबर। तो ये अपने एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी अपन देखेंगे बाद में। तो ये अपन डेटा फ्रेम बनाएंगे तब आपको करके दिखाऊंगा मैं कैसे ये बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट को इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, df रो नंबर कितना है 3, फिर कॉलम नंबर कितना है 3। अभी जैसे ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, लेट्स सपोज ये एक्सेस करनी है, तो क्या लिखेंगे, df रो नंबर कितना है 2, कोमा कॉलम नंबर कितना है 4, इस तरीके से। अभी यदि मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग हो, लेबल जैसे A B C D E ये हो, और यहाँ पे X Y Z P Q ये हो, तो ये 35 वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, df फिर यहाँ पे Z फिर देखो इसमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में, जेड बाद में ऊपर में कोमा देंगे। हाँ ये कोमा देंगे, वेरी गुड, जेड और ई इस तरीके से। तो ये कोमा कहाँ लगता है, जहाँ पे स्ट्रिंग आ जाती है, और जब इस इंटीजर होता है तब ये ऊपर वाला, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, कोमा नहीं बोलते हैं इसको, इसको या तो इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं या फिर सिंगल कोट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स। कोमा कोमा किसे बोलते हैं, इसको कोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऊपर जो लगा हुआ रहता है ना, ये हिंदी में भी आप कोट्स लिखते हो, इसको सिंगल कोट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपन जैसे गांधी जी ने बोला डू और डाई, ठीक है, तो अपन इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, कोट होती है ना कोई, उसको तो ऊपर कोट लगा देते हैं अपन, डबल कोट्स, तो इनको डबल कोट्स बोलते हैं। और जब अपन सिंगल लगाते हैं तो सिंगल कोट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। 2 बार लगाते हैं तो डबल कोट्स बोलते हैं, तो इनको कोट्स बोलते हैं। आप लोग कई बार ये बोल रहे हो ना, ये नाम बोल रहा है अब्दुल, कोमा लगा देते हैं, ये कोमा नहीं, इसको सिंगल कोट या फिर डबल कोट बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये मतलब ऐसे ही इसको अदर वे में नहीं लेना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, नहीं तो कोई बोलेगा कि यार ये कोमा तो ये होता है, तो सिंगल कोट को कोमा बोल रहा है, ऐसे कोई बोल देगा दूसरा, मैं तो चलो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्ट, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए पहले। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ये चीज़ पढ़िए, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें,
इफ यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 5 4 5, 5 नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज 5 है। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे रो इंटू कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। 25। तो ये यदि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, यदि ये जनरल सी चीज़ है वैसे, लेकिन पता होना चाहिए। कई बार बोल देता है कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम बोलते हैं कि भाई डेटा फ्रेम के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, एक डेटा फ्रेम है उसमें नंबर ऑफ रोज 5 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसमें इस डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बताइए। तो आप लोग क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। या फिर बोल दे, एक एक बोल दे कि भाई एक अब चलो इसको वैसे समझो, एक डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेट्स सपोज 36, उसके अंदर रोज हैं 3, तो बताइए इसमें कॉलम्स कितने होंगे इस डेटा फ्रेम में, कैसे निकालोगे। 12 सर। ये सर 3 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइड बाय करने से हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। हाँ, बाय 3 से। फॉर्मूला पता है, टोटल क्या होता है, रो इंटू कॉलम, तो टोटल की वैल्यू 36 दिया हुआ है, रो दिया हुआ नहीं है, कॉलम्स की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और 3 ये दिया हुआ, रो की वैल्यू, कॉलम्स की वैल्यू कुछ नहीं है, तो C इक्वल्स टू 36/3 दैट इज 12। तो ये एक बेसिक सा मैथमेटिक्स है, ये आप लोग कर लोगे आसानी से। मैथ्स में आप लोगों के बैच के काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, मैंने सुना है, तो मेरे को नहीं लगता ये दिक्कत आएगी किसी बच्चे को ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो आपको डेटा फ्रेम के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, आप लोगों को जो चीज़ चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डेटा फ्रेम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, डेटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखो डेटा फ्रेम है ना एकदम एक्सेल की तरह होता है, आप लोगों को मैं बताऊं तो एक्सेल आप सबने देखा होगा, मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, देखो आपको एक्सेल, कंप्यूटर हो जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चलाने, तो एक्सेल खोल के देखते हैं एक बार। कोई एक्सेल और डेटा फ्रेम सेम होता है, माई एसक्यूएल की टेबल भी सेम ही होती है, डेटा फ्रेम माई एसक्यूएल के अंदर टेबल, डेटा फ्रेम के अंदर जो स्प्रेडशीट एक्सेल होता है इसका स्प्रेडशीट, और पाइथन का डेटा फ्रेम, और नॉर्मल पेपर पे आप जो टेबल बनाते हो वो सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ कैसे है, देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 15 16 17 प्लस, फिर यहाँ पे लिख दिया 50 62 36, ठीक है, फिर यहाँ पे 36 45 और 5 या 25 कुछ भी लिख लीजिए, आपके मन में मर्जी आए जो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कैसे है, देखो सेम, अभी ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसको क्यों सेम बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिमिलर होता है ये इसके। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, इसको इसको कॉलम बोलेंगे, ये ए कॉलम है, इस कॉलम का नाम क्या है, ए, देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है, बाई डिफॉल्ट लिखा होता है, चेंज नहीं कर सकते आप। इस कॉलम का नाम क्या है, बी, इस कॉलम का नाम क्या है, सी। यही मैंने बताया, हर एक कॉलम का नाम होता है डेटा फ्रेम के अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट नाम ए बी सी डी इस तरीके से होता है, तो ये फिक्स किया हुआ है इन्हें एक्सेल सॉफ्टवेयर में। ठीक है, डेटा फ्रेम में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये रो नंबर दिया हुआ है 1 2 3, ये इसको क्या बोलते हैं, रो नंबर। अब जैसे आपको 62 की पोजीशन निकालनी है, तो आप लोग क्या देखो 62 पे क्लिक करो तो देखो इसकी पोजीशन इधर बता रहा है B2, क्यों बता रहा है, देखो एक्सेल में उल्टा होता है, पहले कॉलम का नाम बताता है और कॉलम नंबर लिखता है, उसके बाद में रो नंबर लिखता है, तो ये B2 बी कॉलम की सेकंड वैल्यू है, देख रहे हो ये B2 लिखा हुआ है ऊपर। ये वाली वैल्यू में देखो देख लेंगे तो C3, सी कॉलम के अंदर थर्ड रो में है ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। जैसे A15 पे क्लिक करोगे तो A1 ए कॉलम में फर्स्ट वैल्यू, 50 पे क्लिक करोगे B1 बी कॉलम में फर्स्ट वैल्यू, इस पे क्लिक होगा तो ए कॉलम में 3 वैल्यू। तो ये यही सेम चीज़ मैंने आपको डेटा फ्रेम में बताई है। डेटा फ्रेम में यहाँ पे ABC भी हो सकता है, यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो डेटा फ्रेम और भी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये एक्सेल की तरह ही होता है, कुल मिला के बात ये है। एक्सेल में जैसे आपको ये इन तीनों का सम निकालना है तो आप फॉर्मूला लिख देते हो, एक ये सम लगा के, ठीक है। देखो ये सम लगा के फॉर्मूला इक्वल टू सम C1 कोमा C3। ऐसे ही सेम वे में अपन डेटा फ्रेम में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं रो और कॉलम वाइज, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसको बंद कर देते हैं। अब देखो डेटा फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना भूल गया। डेटा फ्रेम में क्या होता है कि एक कॉलम बन गया ना आप लोगों का, उस कॉलम के अंदर एक ही टाइप की वैल्यू हो सकती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस कॉलम में आपने इंटीजर रख दिया तो फिर सारी वैल्यू इंटीजर होंगी, लेकिन दूसरा कॉलम इंडिपेंडेंट है, दूसरे कॉलम में आप कुछ भी रख सकते हो। कॉलम वाइज मतलब ये डेट इंडिपेंडेंट, मतलब कॉलम वाइज वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, एक कॉलम में एक ही टाइप की होगी। जैसे इसमें देखो इसमें फ्लोट टाइप की है तो इसमें सारी फ्लोट आएंगी। फिर एन एन आने का मतलब अवेलेबल नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसने स्ट्रिंग लिख दिया तो इसमें सारी स्ट्रिंग होंगी। यहाँ पे जैसे फ्लोट लिख दिया तो फ्लोट ही होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा। तो हर एक डेटा फ्रेम का जो हर एक कॉलम है वो एक सीरीज होता है, ये ध्यान रखना। डेटा फ्रेम का हर एक कॉलम एक सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हर एक कॉलम के अंदर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। इस कॉलम में आपने ए बी लिख दिया तो फिर सारी वैल्यूज आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, फिर आप इसमें नंबर नहीं लिख सकते। नंबर लिखोगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसलिए ये एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो डेटा फ्रेम के अंदर दो इंडेक्स होते हैं, मैंने बताया था सीरीज के अंदर तो एक ही इंडेक्स होता है ओनली, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो होता था, ठीक है, उसको इंडेक्स बोलते थे, राइट में डेटा होता था। लेकिन सीरीज में डेटा फ्रेम में दो इंडेक्स होते हैं, एक तो कॉलम का और एक रोज का। तो कॉलम जो इंडेक्स है, रो जो इंडेक्स होता है उसको एक्सिस जीरो बोलते हैं। रो इंडेक्स जो होता है उसको अपन एक्सिस इक्वल्स टू जीरो बोलते हैं। ये समझ में बाद में आएगा कि एक्सिस जीरो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। एक्सिस जीरो एक्सिस वन आपको याद रखना है। और कॉलम होता है उसको अपन एक्सिस वन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा थ्री डायमेंशनल, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे थ्री डायमेंशनल ये जो बॉक्स बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं ना बॉक्स, आप लोगों ने देखा होगा। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक जेड एक्सिस की होती है शायद, ये वाली है ना। तो ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स बनाते हैं। तो इसको जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, वैसे एक्सिस होती हैं इसके अंदर। अब टू डायमेंशनल है तो दो ही एक्सिस होंगी, एक्सिस जीरो एंड एक्सिस वन। तो एक्सिस जीरो रोज को बोलते हैं और एक्सिस वन कॉलम्स को बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल होता है तो उसमें तीन एक्सिस होती हैं, ये एक्स वाई जेड, इस तरीके से, ठीक है। So it looks like a spreadsheet where each cell value can be accessed through combination of row index and column index। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स के नंबर से आप लोग इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। रो इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉलम लेबल या फिर कॉलम नेम, इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा फ्रेम का हर एक कॉलम एक सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। ये ट्रू फॉल्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम इज ए सीरीज ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि इट इज ट्रू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डेटा फ्रेम का हर एक कॉलम सीरीज ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक कॉलम में वैल्यू यूनिक होती हैं, वो सॉरी यूनिक नहीं, मतलब सेम टाइप की होती हैं। जैसे ये नेम कॉलम है, इसके अंदर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आएगी। नंबर कॉलम है, इसमें नंबर है तो फिर नंबर ही आएगा। एन एन अलग चीज़ है, एन एन स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखना। नोट ए नंबर, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इनको अपन डेटा बोलते हैं, ये लेबल्स बोलते हैं, ये इंडेक्स बोलते हैं इनको, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये एक्सिस होती हैं 0 1 2, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हो आप दो तीन, कि इसके अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक्सिस 0 एक्सिस 1। एक्सिस 0 रो इंडेक्स को बोलते हैं, एक्सिस 1 कॉलम इंडेक्स को बोलते हैं। इसके अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो रो लेबल और कॉलम लेबल के कॉम्बिनेशन से एक्सेस किया जाता है। फिर आप लोग बता सकते हो इसकी और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे द इंडेक्सेस कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, नंबर एंड लेटर। ये जो इंडेक्स है, मैंने बताया ये जो इंडेक्स है ये किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, वोट एवर यू वांट। यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे जैसे नंबर है, इंटीजर है, तो ये डी एफ डॉट कॉलम्स बोलते हैं, इसको डी एफ डॉट इंडेक्स बोलते हैं। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा टाइप लाइक ऑल एलिमेंट शुड बी ऑफ सेम टाइप। डेटा फ्रेम के अंदर जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में तो सारे एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए थे, लेकिन डेटा फ्रेम में सारे एलिमेंट सेम हों ये जरूरी नहीं है।
लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ईच कॉलम हैव द डिफरेंट डेटा टाइप, हर एक कॉलम के अंदर डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ जैसे डेट डेटा टाइप है, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे जैसे फ्लोट है, यहाँ पे फ्लोट है, लेकिन हाँ सेम कॉलम के अंदर दो डेटा टाइप नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये याद रखने वाली वैल्यू है। एन जो है उस मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था नोट ए नंबर जिसकी फुल फॉर्म है, आप लोगों को सीरीज में भी देखने को मिला था। इनको डेटा बोलते हैं जो बीच में होते हैं, डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। ये इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये जो लेफ्ट में है इनको कॉलम्स बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सेम चीज़ रिपीट हो गई है। तो ये डेटा फ्रेम के बारे में एक और है, फिर बाद में डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपन कोडिंग पे चलेंगे। ये सीरीज की तरह ही चलेगा। सबसे पहले अपन डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे, पाइथन के अंदर कोड लिखेंगे, फिर डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स देखेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है ये देखेंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर फिर वैल्यू को कैसे मॉडिफाई किया जाता है ये देखेंगे। सेम ही चीज़ चलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होने वाला है। इसके अंदर क्रिएट करने के मेथड और भी ज़्यादा होते हैं, सीरीज में तो 2-3 ही होते हैं, यहाँ पे 4-5 मेथड आपको देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी इसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, एक्सेस करने के तरीके भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें लॉक आई लॉक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मैंने बताया था सीरीज ऑब्जेक्ट के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि 15 से 20 नंबर के मार्क्स से आते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा है टॉपिक, ठीक है, 1-2 वीक ले जाएगा अपना। डेटा फ्रेम इज ए वैल्यू म्यूटेबल, मैंने बताया था सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या होता था, वैल्यू म्यूटेबल है लेकिन साइज म्यूटेबल नहीं होता था, नया एलिमेंट आप जोड़ नहीं सकते सीरीज ऑब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर आप नया एलिमेंट भी जोड़ सकते हो, ठीक है, नया रो भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे नई रो भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे MySQL में रो इंसर्ट करते थे, नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे MySQL में ऑल्टर कमांड का यूज करते हुए नया कॉलम ऐड करते थे, यहाँ भी आप लोग नया कॉलम ऐड कर सकते हो। किसी कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है, जैसे MySQL में डिलीट करते थे, रो ऐड करना होता था इंसर्ट कमांड से, MySQL में ऐड करते थे, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। किसी रो को डिलीट भी किया जा सकता है, डिलीट कमांड होती थी MySQL में, वैसे यहाँ पे भी एक फंक्शन होता है ड्रॉप। तो ये साइज म्यूटेबल है और वैल्यू तो चेंज की जा सकती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वैल्यू म्यूटेबल भी है और साइज म्यूटेबल भी है साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन होता है। आज के डिस्कशन में अपन आज इतना ही देखेंगे, डेटा फ्रेम से रिलेटेड आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, और फिर कल अपन देखेंगे कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मोबाइल में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बुक में पढ़ते रहिए, बुक आप लोगों के पास में है, PDF फॉर्मेट में भी है, हार्ड कॉपी भी आपको मिल गई है, लाइब्रेरी से नहीं लिया जिस बच्चे ने वो ले ले। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बोलो अब कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर आज का क्लोज करेंगे। बोलो भाई, किसी को डाउट है? डेटा फ्रेम समझ में सर आया सबको? हाँ बोलो। सर वो जो बोलिए। आपने एक बोला था ना कि डेटा फ्रेम का वैल्यू में नंबर लिखने से क्या स्ट्रिंग हो जाता है, वो मुझे मतलब सुनाई नहीं दिया था ठीक से। मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे किसी कॉलम का डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, डेटा फ्रेम में, तो उसमें तुम इंटीजर क्या इंसर्ट कर दोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे सीरीज में अपन ने करके देखा था, समझ रहे हो। जैसे कोई यस कॉलम है, उसके अंदर एक वैल्यू आपने स्ट्रिंग कर दिया और बाद में एक वैल्यू आपने नंबर दे दिया गलती से, तो वो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, एक जैसे इंटीजर एक होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे 10 ये तो नंबर है माना जाएगा, और 10 के ऊपर डबल कोट्स लगा दिया जाए तो ये स्ट्रिंग माना जाएगा, ये नंबर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े डेटा टाइप में यस कन्वर्ट हो सर, जाता है, तो वही चीज़ है उसमें, क्योंकि समझ गया डेटा फ्रेम में क्या होता है, हर एक कॉलम के अंदर एक डेटा टाइप रह सकता है। जैसे इस नेम के अंदर आपने ए बी कर दिया, तो इसमें फिर पूरी वैल्यूज आपकी स्ट्रिंग ही आनी चाहिए, ठीक है, इसमें आप कोई नंबर वगैरह नहीं दे सकते। जैसे इसमें एज बना दिया और आपने इंटीजर लिख दिया 2 3 4, तो फिर इसमें आपने इंटीजर ही लिखी है, ठीक है, सारी वैल्यूज। आपने फ्लोट लिख दिया 4.5 लिख दिया किसी वैल्यू को, तो वो फिर 2.0 3.0 4.0 बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक जैसे यस कन्वर्ट भी कब होता है, जब इंटीजर यदि ऑलरेडी है और उसमें आपने फ्लोट वैल्यू डाल दी, तो सारी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और किसी
कॉलम के अंदर इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है और उसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी फिर, क्योंकि वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है पाइथन, तो ये ध्यान रखना है। और बताइए, और कोई डाउट हो तो बोलिए। सबको समझ में आ गया डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। टीम्स में जाना है मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है। टीम्स में जाओगे आप लोगों को यहाँ पे जैसे 2 चैनल मिलते हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस में, जनरल एंड मीटिंग लिंक्स। तो आपको जनरल में जाना है या फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा क्लास मटेरियल्स, इस पर क्लिक करना है। इसमें जाने के बाद में क्लास पीपीटीज करके एक लिंक मिलेगा। इसमें देखो अब तक की सारी पीपीटी अपलोड हो गई हैं। ऑपरेशन ऑन सीरीज, एक्सेसिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, टॉपिक का नाम भी दिया हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इंट्रोडक्शन टू पांडास डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, पांडास का इंट्रोडक्शन। तो ये सारी पीपीटीज हैं, आप इन पर क्लिक करके आप लोग इनको पढ़ सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी बनाएं ताकि आप लोगों को थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने से ही मार्क्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, इसके अंदर पूरा पीपीटी यहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह की पीपीटी यहाँ पे डाल दिया है। बुक भी है, बुक में भी पढ़ सकते हो। कोई बच्चा प्रिंट आउट करवा सकता है तो प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। कोई लिख सकता है तो लिख सकते हो हाथ से अपनी नोटबुक में, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वैसे ही कर लीजिए, बट हाँ पढ़ना आपको है, पढ़ने का काम आप लोगों का है। मेरा काम है पढ़ाना और आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। बाकी काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे नोट्स बनाना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना बुक में से, बुक में पढ़ना, ये सब काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज यू आर दी स्टूडेंट, आप लोगों को एग्जाम देना है, दैट्स वाई यू हैव टू डू दैट। मेरा काम है आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, उसको सोल्व करना, ठीक है। तो आई होप आप लोग अब रेगुलरली पढ़ें आईपी को तो बेटर रहेगा। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। कर दूं क्लोज? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ वेलकम।